अम्बेडकर ने अंग्रेजी में एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू कहा था, तो उसका ट्रांसलेशन है दलादोर बड़ो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखित रूप किताब में लिखा हुआ है। मैं तो बोल रहा हूं, कुछ लोग ऐसा कह सकते असंसदीय है, ये भाषा असंसदीय है। अरे हमारा सब कुछ साला सुन लिया, तुम सांसदीय असंसदीय, हमको जो वास्तविक स्थिति है वो तो बताना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार गांधी जी ने छीन लिया। वो आजादी का आंदोलन कर रहे थे, मगर सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं कर रहे थे। अगर सभी लोगों के आजादी का आंदोलन कर रहे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक और अधिकार हासिल किया था उसको छीनने के लिए आमरण अनशन करने का काम नहीं कर रहे। गांधी जी के बारे में भी हमारे लोगों को सही सही जानकारी नहीं। मुझे किसी ने पूछा गुजरात, गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे क्या पूछा, गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते? तो उसने कहा वो महात्मा थे ना। उसने कहा तो वो महात्मा थे और महात्मा ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने कहा मैं तो डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो डॉक्यूमेंट्री है। इसका मतलब है सही है, तुम्हें मालूम नहीं है ये गलत बात है, मगर वो डॉक्यूमेंट्री बात है। इतना ही नहीं है, ये जो जॉइंट कलेक्टरेट में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एमपी और एमएलए चुनकर जाते हैं वो आज भी है। 330 आर्टिकल 332 में आज भी एमएलए और एमपी चुनकर जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब संविधान सुपुर्द किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो उस समय लिखित भाषण दिया। उस लिखित भाषण में उन्होंने कहा कि मैं संविधान की हर बात से सहमत नहीं। मैं जब पहली बार पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये हर बात से सहमत नहीं, ऐसा कह रहे क्या बात? तो मैंने छानबीन किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि ये जो दलाल और भड़वे का सिस्टम था पूना पैक्ट का, ये गांधी और कांग्रेस ने अपने अनियंत्रित बहुमत के आधार पर भारत के संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर को डालने की वजह से, तो 330 और 332 के आर्टिकल में आज भी है। और आज भी हमारे दलाल और भड़वे जो है सारे देश भर में चुनकर जाते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आजाद भारत में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे चुनकर जाते हैं, उनके समर्थन के बगैर आजाद भारत की एक भी सरकार नहीं गई। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के आउट ऑफ 543 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, 131। और इनके सपोर्ट के बगैर आजाद भारत में एक भी सरकार नहीं बनी, न कांग्रेस की सरकार बनी न बीजेपी की सरकार बनी। 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो वो बीजेपी ने 303 सीटें जीती। उस 303 में 76 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमपी बीजेपी के चुन गए। आउट ऑफ 131 वो 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीजेपी के। 303 में से 76 माइनस करो, बीजेपी की सरकार भरभरा के गिर जाएगी। मगर ये लोग ऐसा कभी भी सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम जो है इस तरह से उन्होंने बनाया, तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गुलाम बना कर रखा। तो इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने ये खतरा है, इस खतरे को रोकना होगा। इस बात को रोकने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 18, 19, 20 जुलाई 1942 को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन लिया और उस अधिवेशन में उन्होंने इसके विरोध में रेजोल्यूशन पास किया। जब वो अधिवेशन कर रहे थे तो उसमें 25,000 महिलाएं, 50,000 पुरुष और इंडिया से डेलीगेट थे। इतनी बड़ी ताकत देखकर
अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट में बाबा साहब अम्बेडकर को 1942 को लेबर मिनिस्टर, सिंचाई मिनिस्टर, सीपीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और बिजली मंत्री, ऐसे 4 कैबिनेट मंत्रालय का कार्यभार 1942 को बाबा साहब अम्बेडकर को दिया। आजाद भारत में जो लेबर लॉज है, वो सारे लेबर लॉज बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए हैं। और कितने लेबर लॉज को मालूम है? जब बाबा साहब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर बने, तब उन्होंने अंग्रेजों के समय में लेबर लोगों के प्रोटेक्शन के लिए लेबर लॉज बनाए। आज बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वो लेबर लॉज समाप्त कर दिए और सारे लेबर लॉज को केवल चार लेबर कोड 4 केवल 4 रखा है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ वर्तमान को जोड़ करके आपको समझा रहा। और इस तरह से जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वो मिनिस्टर बनाए गए, तो गांधी जी को लगा कि अंग्रेज लोग इसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को अधिकार देते रहेंगे तो अंग्रेजों को भगाना होगा। इसलिए गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942 को शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर को अगर लेबर मिनिस्टर अंग्रेजों ने नहीं बनाया होता, तो गांधी जी 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर को लेबर मिनिस्टर बनाने की वजह से गांधी जी को लगा कि ये अंग्रेज इसी तरह से इन लोगों को अधिकार बहाल करते रहेंगे। अभी मिनिस्टर बनाया तो वो चुपचाप थोड़ी रहेगा। अम्बेडकर कोई चुपचाप रहने वाला आदमी थोड़ी है। 43 में 8.33 रिजर्वेशन का ऑर्डर अंग्रेजों से निकलवाया। तो गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दिया, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत भयंकर हिंसक आंदोलन था, क्योंकि गांधी जी ने एक दूसरा बयान दिया था, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी के बारे में हमें केवल यही बताया जाता है कि गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई, मगर गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को डू और डाई का नारा लगाया और राष्ट्रव्यापी हिंसा हुई। किसी को पता है? किसी को पता है? छुपा के रखा है। और आपको यही पढ़ाया जाता है कि गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई। क्यों? क्योंकि भविष्य में अंग्रेज के जगह ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण से अगर लोग आजादी हासिल करना चाहते हैं और गांधी जी से प्रेरणा लेकर हिंसा करना चाहते हैं, तो ये हिंसा का सबक पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने अहिंसा से आजादी दिलाई। तुम अहिंसा से करते रहो। तो इस तरह से साथियों, जो बातें मैं आप लोगों, सारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। जो बाबा साहब अम्बेडकर लॉ में मिनिस्टर थे, अंग्रेजों ने सारे देश भर में जो हिंसा हुई उसका सारा डाटा कलेक्ट करके बाबा साहब अम्बेडकर को मिनिस्टर होने की वजह से उनको दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास पूरा डाटा, और कुछ डाटा उन्होंने जनता नाम का जो पेपर वो चलाते थे उसमें छापा दिया। उसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा बाबा साहब ने गांधी जी के अहिंसा पर, बरे जाली महात्मा मेला आणि मानुष शिल्लक राहिला, मराठी में लिखा। उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, अच्छा हुआ महात्मा मर गया और इंसान बचा। गांधी जी के हिंसा पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एडिटोरियल लिखा। उसका टाइटल था, अच्छा हुआ महात्मा मर गया, इंसान रहा। अरे गांधी जी ने जब हिंसा करने का आदेश दिया तो गांधी जी जो महात्मा थे वो अभी खत्म हो गए, तो हिंसा का सहारा लिया। और फिर अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब देश छोड़कर हम लोगों को जाना पड़ेगा, और इसलिए चर्चिल ने आजादी पर बात करना स्वीकार किया। जब इंग्लैंड में चुनाव हुआ, चर्चिल चुनाव हार गए, वर्ल्ड वार उन्होंने अंग्रेजों को जितवाया। चर्चिल ने वर्ल्ड वार में अंग्रेजों को जीत दिलाई, मगर चुनाव में अंग्रेजों ने चर्चिल को हरा दिया
और क्लेमेंट एटली देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही 48 में भारत को आजाद कर दिया जाएगा, तारीख नाश्ता। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई और इस इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया। गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। तो बहुत बड़ा विवाद हुआ मुस्लिम लीग में और कांग्रेस के बीच में। गांधी जी ने सरदार पटेल को और जवाहरलाल नेहरू को माउंटबेटन को मिलने के लिए भेजा और कहा कि जाओ पार्टीशन को मानो, भारत के टुकड़ों को स्वीकार करो। तो उन्होंने जाके स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद अखबार में खबर आई कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेजों का स्वीकार कर लिया। जैसे अखबार में खबर आई, गांधी जी ने बयान दिया, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने। गांधी जी ने ही जवाहरलाल को और सरदार पटेल को भेजा था। ये पार्टीशन की बात वो कर रहे हैं तो स्वीकार करो। तो गांधी जी कहने पर ही जवाहरलाल ने और पटेल ने इस बात को स्वीकार किया। जब अखबार में खबर छपी तो गांधी जी ने बयान दिया, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने। तो माउंटबेटन ने दोबारा जवाहरलाल को बुलाया कि ये क्या है। तो जवाहरलाल ने कहा, कांग्रेस महासमिति में आजादी का प्रस्ताव पास करना होगा और कांग्रेस महासमिति में गांधी जी का पूर्ण बहुमत है। मैं आजादी का प्रस्ताव कांग्रेस महासमिति में पास नहीं कर सकता, इसलिए आप गांधी जी से वार्ता कर लो और गांधी जी से सहमति दे दो। माउंटबेटन ने गांधी जी को चिट्ठी लिखी कि आपसे वार्ता करनी है, आप आ जाए। गांधी जी ने वार्ता करने के पहले मौलाना आजाद से बात की और कहा, मौलाना मैं भारत विभाजन का विरोध करूंगा तो आप किसका साथ दोगे? आपका साथ। मौलाना का समर्थन लेकर गांधी जी अकेले ही माउंटबेटन को मिलने के लिए चले गए। गर्मी के दिन थे, माउंटबेटन के कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था। गांधी जी के कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं। गांधी जी की उम्र भी 77 से ऊपर हो। थोड़ी देर में गांधी जी को ठंडी लग गई। माउंटबेटन के बीवी ने देखा कि गांधी जी को ठंडी लग गई है तो ऐसे में वार्ता कैसे होगी। माउंटबेटन की बीवी घर के अंदर गई और बड़ा शॉल लेकर आई और उसको डबल करके गांधी जी को लपेटा। लपेटने के बाद गांधी जी को थोड़ी गर्मी आई। आप सोचते होंगे मेश्राम जी आप तो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे आप साइड में खड़े होकर देख रहे थे। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये फ्रीडम एट मिडनाइट नाम का जो किताब अंग्रेजों ने लिखा है पत्रकारों ने, उसमें ये सारा डिटेल लिखा हुआ, वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखा हुआ, तो वो आपको बता। और फिर गांधी जी की और माउंटबेटन की वार्ता हुई। 2 ही आदमी थे, कोई तीसरा आदमी था नहीं बताने के लिए क्या वार्ता हुई। गांधी जी वापस आए। वापस आते ही मौलाना आजाद ने गांधी जी को पूछा, ये गांधी जी क्या हुआ? गांधी जी ने निर्विकार भाव से मौलाना आजाद को कहा, भारत के विभाजन का समर्थन करते हुए वापस आ रहा। मौलाना आजाद को चक्कर आते आते गिरते गिरते उसको संभाला, क्योंकि मौलाना आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नाम के किताब में ये लिखा। ये गांधी जी ने कहा। मैं तो हैरान इस बात से था कि जब गांधी जी माउंटबेटन से वार्ता करने के लिए जा रहे थे तो मेरी सहमति लेकर गए ये कहकर कि मौलाना मैं भारत विभाजन का विरोध करूंगा तो आप किसका साथ दोगे? तो मैंने गांधी जी को कहा कि भारत विभाजन का आप विरोध करोगे तो आपका साथ दूंगा। मेरा समर्थन भारत विभाजन के विरोध में दिया, मगर अंदर जाकर गांधी जी ने भारत विभाजन का समर्थन देकर के वापस आए। अब भारत विभाजन का समर्थन गांधी जी ने किया तो हमारे पास सबूत हो गए। सबूत
कि गांधी जी की और माउंटबेटन की भारत विभाजन पर वार्ता हुई। तो मैं कल्पना से क्या वार्ता हुई होगी, कल्पना से इतिहास बताता हूं ताकि आपको पता चले। गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, बताइए आपने चिट्ठी लिखकर बुलाया, क्या बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा तथ्य, कल्पना से तथ्य बताने की कोशिश करूंगा। गांधी ने माउंटबेटन को कहा होगा, बताइए आपने मुझे चिट्ठी लिखकर के बुलाया, क्या बात है। माउंटबेटन ने कहा होगा कि मैं यही जो आपने बयान दिया बारे में, उसी के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने तो जवाहरलाल को और सरदार को कहा कि मुसलमानों को उनका हिस्सा दे दो और बचा हुआ हिंदुओं के लिए रहेगा, तो मुसलमान अपने एरिया में शांति से राज करेंगे और आप लोग अपने एरिया में शांति से राज करेंगे। ये बात मैंने जवाहरलाल को और सरदार को कही थी। तो इसमें आप बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूं। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, ये तो आपने गांधी जी ने माउंटबेटन को कहा होगा, ये तो आपने जवाहरलाल को दे दिया, सरदार पटेल को दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो माउंटबेटन ने कहा होगा, गांधी जी आप तो महात्मा है, आप तो फकीर है, आपको क्या चाहिए। आप तो महात्मा है, आप तो फकीर है, आपको क्या चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मुझे भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए। माउंटबेटन ने पूछा होगा, गांधी जी आप ही बताइए आपको क्या चाहिए। तो गांधी जी ने माउंटबेटन को बताया होगा, क्या बताया होगा कि आप लोगों ने रेडियो पर ऐलान किया कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। ऐलान किया कि नहीं किया? ऐलान किया कि आजाद भारत शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। यदि अंग्रेज लोग आजाद भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। जो आप योजना बना रहे हैं मैं इसके समर्थन में नहीं, उसके विरोध में हूं। तो आपको क्या चाहिए। माउंटबेटन ने पूछा, आपको क्या चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट यदि अंग्रेज नहीं देते हैं तो फिर मैं आपकी भारत के विभाजन की योजना का समर्थन करने के लिए तैयार हूं। भारत के टुकड़े करने के लिए मैं राजी हो सकता हूं यदि शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। माउंटबेटन ने सोचा होगा कि ये बड़ा मामला पहले हल कर लिया जाए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला बाद में हल कर लिया जाए, बाद में देखते हैं। तो गांधी जी को वादा करते हैं, ठीक है आपकी बात को मैं मान लेता हूँ। गांधी जी वहां से चले जाते हैं और मौलाना आजाद को कहते हैं कि पार्टीशन को मैंने साथ दिया है, समर्थन दिया है। गांधी जी कांग्रेस महासमिति की मीटिंग बुलाते हैं और 152 वर्सेस 15 वोटों से भारत विभाजन का रेजोल्यूशन पास करते हैं। रेजोल्यूशन की कॉपी गांधी जी माउंटबेटन को भेजते हैं। माउंटबेटन को भेजने के बाद माउंटबेटन को पता चलता है कि मेरे और गांधी जी के बीच में जो सौदा हुआ गांधी जी ने उसका पालन कर किया है। अभी मेरी जिम्मेदारी है कि गांधी जी की बात को स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए माउंटबेटन गांधी जी की बात स्वीकार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को टेलीफोन करके बोलते हैं कि आजाद भारत में आपको सेपरेट इलेक्टोरेट देने का हमने वादा किया था, वो वादा पूरा करना संभव नहीं है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर को जब खबर किया जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर वहां से फौरी तौर पर दूसरे ही दिन लंदन चले जाते। उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है मेरे पास। लंदन में सरकार बदल गई, क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री हो गए। वहां कई मिनिस्टरों को बाबा साहब अम्बेडकर मिलते हैं, मगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनने के लिए राजी नहीं है, कोई मानने के लिए राजी नहीं है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कई दिन रुकने के बाद वापस आ जाते हैं।
और वापस आने के बाद बयान देते हैं कि मैं ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूं जो संविधान हमारे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने के लिए तैयार नहीं। जब ये बयान देते हैं तो जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को जाके मिलते हैं और माउंटबेटन को कहते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर ने संविधान को समर्थन देने का विरोध किया है, क्या करें। माउंटबेटन जवाहरलाल को कहते हैं आंबेडकर से समझौता कर लो तो उसका समर्थन मिल जाएगा। जवाहरलाल वापस आते हैं और गांधी जी से सलाह करते हैं कि माउंटबेटन ने ऐसा ऐसा सलाह दिया कि आंबेडकर से समझौता कर लो, तब समर्थन मिलेगा। समर्थन मिलेगा तो जो आपस में लड़ाई झगड़ा करने वाले नेता लोग हैं, अगर वो सहमति से संविधान बनाते हैं तो ही ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। इसके तहत जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी सलाह देते हैं कि अगर माउंटबेटन बाबा साहब अम्बेडकर के साथ समझौता करो, ऐसी सलाह देते हैं तो जवाहरलाल तुम जानते नहीं हो अम्बेडकर के साथ समझौता करना कितना खतरनाक। मैं 32 में मरते मरते बच गए, तुम अम्बेडकर को जानते नहीं हो। मेरे साथ हादसा हुआ है, तुम जानते नहीं हो, मैं मरते मरते बच गया। अम्बेडकर से समझौता करना आसान नहीं है। तो फिर नेहरू ने कहा क्या किया जाए, तो गांधी जी नेहरू कहते हैं कि डॉक्टर आंबेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दे दो। तो और ज्यादा खतरनाक है, अगर संविधान लिखने की जिम्मेदारी दिया जाए और वो बहुत सारी बातें अगर ऐसा लिख दे तो हमारे लिए तो खतरा होगा। कोई खतरा नहीं। कैसे? गांधी जी ने कहा आंबेडकर अकेले हैं, वो भी बंगाल में फजलुल हक और बैरिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल के समर्थन से संविधान सभा में चुनकर आए हैं। वो हिस्सा हम पाकिस्तान को दे देते हैं तो डॉक्टर आंबेडकर की सदस्यता पाकिस्तान के संविधान सभा में चली जाएगी। डॉक्टर आंबेडकर सदस्य ही नहीं रहेंगे संविधान सभा के। तो संविधान सभा में हमारा बहुमत पाकिस्तान बनने के बाद 99.99% रहेगा। और डॉक्टर आंबेडकर अगर कोई ड्राफ्ट तैयार करते भी है संविधान का तो संविधान सभा में डिस्कस डिबेट के बाद पास होगा और बहुमत हमारे पास है। जितना हमारे लिए सुटेबल है उतना पास करेंगे, जितना सुटेबल नहीं है उतना पास नहीं करेंगे। आंबेडकर इसका विरोध नहीं कर सकते। यही वजह है कि बाबा साहब आंबेडकर ने जब संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किया तब उन्होंने कहा कि संविधान के हर बातों से मैं सहमत नहीं हूं। तो उसमें सबसे अहम बात थी 330 का आर्टिकल, 332 का आर्टिकल, जिसमें सेपरेट इलेक्टेड की जगह ज्वाइंट इलेक्टेड हमारे लोगों पर थोपा गया और इस तरह से हमारे लोगों के साथ धोखा किया। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि सितंबर में जब जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है कि जब पाकिस्तान बनेगा वो तो बात की बात है, मगर मुस्लिम लीग और संगठित मुसलमानों का मुकाबला कैसे किया जाए। तो मुकाबला करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के, ओबीसी के लोग कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। कांग्रेस का नेतृत्व तो ब्राह्मण बनिया का है। जवाहरलाल ब्राह्मण है, गांधी जी वैश्य वर्ण के हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस का समर्थन कैसे मिलेगा। इसलिए बैकवर्ड क्लास का समर्थन मिलने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की तरह ओबीसी के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया संविधान सभा के सामने रखने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्री है। मगर जब पाकिस्तान बनने की बात को गांधी जी नेहरू ने स्वीकार किया तो 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद में क्या हुआ। पाकिस्तान बनने के बाद में जो संगठित मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए। जिसका डर कांग्रेस के नेताओं को लगता था वो पाकिस्तान चले गए, तो उनको ओबीसी के लोगों की जो जरूरत थी वो जरूरत खत्म हो गई।
13 अगस्त 1947 को 27 अगस्त 1947 को 15 अगस्त के बाद 27 अगस्त 1947 को कांग्रेस ने दूसरा रेजोल्यूशन पास किया, उसमें ओबीसी को रिजर्वेशन देने का वादा खत्म है। और जब ओबीसी को रिजर्वेशन देने का वादा खत्म कर दिया गया, देने से मना कर दिया, तब गांधी जी जीवित थे। तो प्रजापति जी, ये जो ओबीसी के साथ जो आजाद भारत में धोखा चल रही है, इसके पीछे गांधी जी, पिछड़े वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है और वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है, उसके रूट कॉज गांधी जी है। इस संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में शुरू किया, तो ओबीसी के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया। हिस्टोरिकल फैक्ट। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम शेड्यूल कास्ट के दलाल और शेड्यूल ट्राइब के दलाल और भड़वे पैदा हो गए। वो दलाल और भड़वे ब्राह्मण लोग जो ओबीसी का विरोध करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। इसका मतलब है ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में ज्वाइंट इलेक्टोरेट का समर्थन किया। उस समर्थन की वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का समर्थन ओबीसी की जातीय आधारित गिनती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आजाद भारत में ब्राह्मण करवा रहे हैं। ये हिस्टोरिकल फैक्ट आज के तारीख में ओबीसी को जानना होगा कि कितना ब्लंडर ओबीसी के नेताओं ने किया, जिसकी बदौलत आज उनको भुगतान करना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी जी ने जो आमरण अनशन किया, इस आमरण अनशन का ओबीसी ने समर्थन किया। उस समर्थन की वजह से दलाल भड़े पैदा हो गए और इन दलाल भड़ों का समर्थन लेकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे। ये राजनीति इतना आसान नहीं है जो आसानी से समझ में आ जाए, सभी लोगों के समझ में आ जाए, इतना आसान नहीं है। मैं ये सारे तथ्य, फैक्ट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बता रहा। ये सारी कोशिशों के बाद 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को लागू कर दिया, 395 आर्टिकल। और 395 आर्टिकल का संविधान लागू किया। उसमें हमारे तमाम अधिकार, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, 395 आर्टिकल में 63 अधिकार आर्टिकल बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के फेवर में करने में, लिखने में कामयाब, जो कि संसद में हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इसलिए संविधान में जो प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किए, उस पर अमल करने का काम कौन करेगा? क्योंकि उसको अमल करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था, रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। ज्वाइंट इलेक्टोरेट ने दलाल और भड़वे पैदा किए, और वो दलाल और भड़वे किस तरह के पैदा किए, वो तो आपको जयपुर से जोधपुर में जो टॉयलेट वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह के प्रतिनिधि पैदा किए लोगों ने। मगर ये तमाम प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि इसने पढ़े लिखे लोगों की संख्या पैदा की। आज जो आजाद भारत में पढ़े लिखे लोग पैदा हुए, आरक्षण लागू हुआ, जितना भी लागू हुआ, ये सारा का सारा बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों का परिणाम है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने और गांधी ने लागू किया, गलत बात है। सारे फैक्ट हम लोगों ने सारे देश के लोगों को बताए और लोगों को मालूम हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास के बदौलत ये पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर की अपेक्षा थी कि ये पढ़ा लिखा वर्ग हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। बाबा साहब अम्बेडकर के ही प्रयास का नतीजा है, जिसके बदौलत पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हो गया। उस पढ़े लिखे वर्ग से बाबा साहब अम्बेडकर उम्मीद करते हैं कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। जब उन्होंने देखा ये आंदोलन चलाने के बजाय ये केवल अपने केवल 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 और केवल
केवल अपने बारे में सोचने का, सेल्फ सेंटर होकर काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। इसके पीछे दूसरा एक मकसद था कि उन पढ़े लिखे लोगों को झिझोड़ा जाए, ताकि उनको उनके कर्तव्य की याद दिलाई जाए कि वो किस काम को करे। साथियों, मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाने का प्रयास किया। अभी 6 बजने के लिए 19 मिनट बाकी है, तो 1-2 बातें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं। दूसरा है कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों में इत्तेहाद पैदा किया जाए। देखो, 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट के हैं, 801 आदिवासी है, 3745 जातियां, टोटल मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। इतने सारे लोगों को एक करना हो, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? 1703 जाति के लोगों के 1703 टुकड़े को एक टुकड़ों में इकट्ठा किया और एक टुकड़े का नाम रखा शेड्यूल कास्ट है। और 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट में कानून बनाया शेड्यूल कास्ट। तो 1703 टुकड़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नाम दिया, शेड्यूल कास्ट। 1703 जाति के किसी भी पढ़े लिखे आदमी को पूछो कौन, वो जाति नहीं बता, वो शेड्यूल कास्ट नहीं था। एक फिर आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब, 3743 जाति के लोगों को ओबीसी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में जब अंग्रेजों ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी शब्द का प्रयोग किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समय में 6247 जाति के टुकड़ों को 3 टुकड़ों में बांधने का काम किया ताकि थोड़ी आसानी हो जाए जोड़ने। हम लोग अब ये 3 टुकड़ों को भी खत्म करके एक करना चाहते हैं। एक करने का तरीका क्या है? ये सारे मूल निवासी है, अगर इन सारे लोगों में मूल निवासी होने का भाव पैदा करो तो ये सारे के सारे मूल निवासी के नाम पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो ये सारे लोग, जैसे ये 2 ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, तो 2 ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री राम। अब मान लो जय श्री राम कहते हैं और श्री राम के सामने ब्राह्मण ने अपना मरा हुआ बच्चा लेकर गए, का शूद्र तपस्या कर रहा है, इस वजह से मेरा बेटा मर गया, तो राम से शूद्र की हत्या करवाई। ये कथा रामायण में है। वो शूद्र कौन है जिसकी हत्या कराई? तो प्रतीकात्मक कौन है? वो शूद्र कौन है? तो सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण। ये रामायण में है। रामायण में एक काल्पनिक बातों के आधार पर लिखा गया है, मगर उसमें प्रतीकात्मक इतिहास है। उसको जिसको समझ में आएगा कि ये कौन से समय में लिखा, उस समय का प्रतिबिंब रामायण में मिलेगा। दूसरी बात, बुद्ध के समकालीन समय में जातक कथा, जो दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में बोधिसत्व राम दशरथ जातक रामायण लिखने के 800 साल पहले दशरथ जातक में बोधिसत्व राम है। वहां से ब्राह्मणों ने राम को चुराकर रामायण लिखा। दशरथ जातक की चोरी पर आधारित है रामायण। मैं ये रिकॉर्ड में बोल रहा हूं और ब्राह्मण जो देश भर के है ना, समस्त देश भर के ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं, जो मैं कह रहा हूं गलत साबित है। बहुत दिन से बोल रहा हूं, कोई ब्राह्मण सामने नहीं है, कोई ब्राह्मण सामने नहीं आया अभी तक। तो उनको मालूम, हम भी सामने वो बगैर सबूत के बोलता ही नहीं। ब्राह्मणों को मालूम है वो बगैर सबूत के बोलता ही नहीं। तो मैं कोई भी बात बगैर सबूत के नहीं बोलता हूँ। जो दशरथ जातक है वो लिटरली सबूत है।
वो इस तरह से साथियों, मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, हम लोगों को बहुत सारी बातें जानने और समझने की जरूरत है। तो मौलिक बात के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं, और मूल निवासी है, मूल निवासियों का साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य मूल निवासियों का साम्राज्य था। हम लोगों को मूल निवासियों के नाम पर आजाद भारत में एकता स्थापित करनी चाहिए, इतिहास कायम करना चाहिए। इसके बजाय ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण कह रहे हैं SC ST OBC को क्या कह रहे हैं? तुम हिंदू हो, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने जाति व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने अस्पृश्यता बनाई? नहीं बनाई। मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया? नहीं बनाया। मुसलमानों ने महिलाओं को दाद बनाया? नहीं बनाया। मुसलमानों ने ये घुमंतु जातियों को बहिष्कार किया? नहीं किया। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर मुसलमानों को बंद नहीं किया। ये सारा का सारा किसने किया? तो ये सारा का सारा ब्राह्मणों ने किया। अगर ये सारा का सारा ब्राह्मणों ने किया, अगर ये सारा का सारा ब्राह्मणों ने किया, तो इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, इसके लिए मुसलमान थोड़ी जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों को ब्राह्मण लोग मुसलमानों से लड़ाना और भिड़ाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? इससे ब्राह्मणों के नेतृत्व को मजबूत करने का काम होगा, और ब्राह्मण का नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो नरेंद्र मोदी जैसा नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। नरेंद्र मोदी पिछले वर्ग का है, ब्राह्मणों ने RSS के लोगों ने उसको नॉमिनेट किया, वो नॉमिनेट किया, वो प्रधानमंत्री है, वो हमारा आदमी नहीं है, वो सारे ब्राह्मणों के हक में फैसले करता है। तो इसलिए ये इतिहास हम लोगों को जानने की जरूरत है। तीसरी बात, ये जो जाति जागृति ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अपने जाति का संगठन बनाएंगे, आदिवासी लोग अपने अपने जाति का संगठन बनाएंगे, OBC के लोग अपने अपने जाति का संगठन बनाएंगे, तो बिखराव और ज्यादा पैदा होगा। जितना ज्यादा बिखराव पैदा होगा उतना ज्यादा हमारा पराजय होगा, और हमारे टुकड़े और ज्यादा मजबूत होंगे, और हमारे टुकड़ों के अंदर जो जागृति बनेगी वो अंतिमता ब्राह्मणवाद का भक्ष बनेगी। एक जाति का संगठन बनाने वाला आदमी गाड़ी में 100-200 लोग भरता है, और विधानसभा के चुनाव में टिकट मांगने के लिए बीजेपी के पास जाता है, कांग्रेस के पास जाता है, इतिहास है, और फिर उसका शिकार हो जाता है। और वो लोग उनके नियंत्रण में जाकर उनका काम करते हैं।